हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो निकालना सीख लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कोई q चार्ज है, q चार्ज से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। पॉजिटिव होगा तो इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपका आ जाएगा के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आपका। यहाँ पे आपको चार्ज को अगेन जिस टाइप का चार्ज है वैसे ही पुट करना है। मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। क्यू को आपको क्यू शुड बी पुट विथ साइन, क्यू को आपको साइन के साथ पुट करना है, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सही आएगी। आर वेक्टर जिस पॉइंट पे निकालना है उसका हेड, ये आर वेक्टर होगा आपका। जिस चार्ज के कारण निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है, तो आर वेक्टर हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जो हमारे कूलाम्ब लॉ में थे। ठीक है, कूलाम्ब लॉ जो हमने पढ़ा था, कूलाम्ब लॉ उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन जैसे एक ट्रायंगल ले लिया, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये क्यू और ये 2Q। बताओ सेंटर पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। कर सकते हो क्या? हमें फॉर्मूला याद है, E बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है हम लोगों को। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं 3। तो E1 ऐसे होगा। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे इसकी, यहां से परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। देखो ये पूरा 60, तो ये एंगल 30 होगा। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक हाफ होगा, a/2। इसको O बोल दो, इसको P बोल दो, सॉरी ABC 1 2 3 मतलब ABC लिख दो। और ये पॉइंट आपका सेंटर O, ये a/2 है बेस, और OA a/2 बाय OA ये क्या होगा, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है? ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ये कितनी डिस्टेंस है, a/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो OA बराबर हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाय
cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा a/√3। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, a/√3 आएगा। यहां तक क्लियर है? डिस्टेंस पता चल गई मुझे, हर चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, a/√3। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दैट इज EA, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दैट इज EB, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ, दैट इज EC। EA और EB का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, दैट इज KQ। डिस्टेंस कितनी है, a/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि A पर भी Q चार्ज है और B पर भी Q चार्ज है, तो A और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। C पे जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, देखो EC कितना आएगा, दैट इज K, चार्ज कितना है 2Q, और डिस्टेंस कितनी है a/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2KQ बाय a/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, EA और EB ये कितने एंगल पर है, यहां से एंगल आएगा 120 डिग्री, तो EA और EB का रिजल्टेंट उसको बोलूंगा मैं EAB, ये जो बीच में आ रहा है ये होगा आपका EAB, तो EAB का रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA, ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, इनटू एंगल कितना, cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, 120, आप चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे, ये 30, ये 30, रिमेनिंग एंगल कितना 120, ये 120, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल 120। सॉल्व करो, EA और EB बराबर है, तो मैं हर जगह EA लिख देता हूं, EB को भी EA लिख देता हूं, 2EA स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, EA स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा EAB, EA का स्क्वायर, सॉरी EA ही बचेगा, तो E नेट जो होगा, EAB ऊपर है और EC नीचे है, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC माइनस EB, EC माइनस EAB कितना आएगा, ये 2KQ a/√3 का होल स्क्वायर माइनस KQ a/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, KQ a/√3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आया कुछ समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज्ड वायर।
एक वायर है जो चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। सपोज करो ये वायर है आपका, पॉजिटिव चार्ज मान लो, इसकी चार्ज डेंसिटी वायर है, तो हमको चार्ज डेंसिटी जो देंगे वो लैम्डा देंगे। सिग्मा और रो तो नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ है इसमें, लैम्डा कूलम पर मीटर। और इस वायर के कारण मुझे सपोज करो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस पॉइंट पे मुझे एंगल दे रखा है, इसका जो इसकी लेंथ है वो एंगल के फॉर्म में दे रखी है। ये एंगल मुझे दे रखा है θ1 और नीचे वाला एंगल दे रखा है मुझे θ2। तो मैं बोलूंगा वायर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, वो मुझे थीटा की टर्म्स में दे रखी है। तो मैं बोलूंगा कहां से कहां तक, देखो ये रेफरेंस लाइन है, मैं इसको उल्टा मेजर कर रहा हूं तो माइनस में, तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा रेफरेंस लाइन से ऊपर तो पॉजिटिव में। तो लेंथ ऑफ द वायर आपको दे रखा है -θ2 से θ1 तक। -θ2 क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ मेजर कर रहा हूं, और +θ1 जो ऊपर मेजर कर रहा हूं। ये रेफरेंस लाइन, यहां से इसकी डिस्टेंस दे रखी है d। ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मुझे इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बहुत ही अच्छा सा हुआ है डेरिवेशन, इसको हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, आप जाओगे यहां से थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लोगे, कितना, डी थीटा। थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया ये वाला, दैट इज डी थीटा एंगल बनाएगा ये। अब देखो इसमें जैसे थीटा पे गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको मान लेते हैं y। y पे जाके कितना डिस्टेंस है ये, dy। इस dy के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे, ऐसे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इधर। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, डी लिखूंगा मैं। तो डी का एंगल देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट इस तरफ डी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज डी साइन थीटा। अब मुझे अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा। मुझे वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं डी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा, जैसे हमने फोर्स वाला क्वेश्चन किया था, फोर्स वाले में क्वेश्चन में करा था हमने वैसे ही। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले डी की वैल्यू क्या होगी, डी निकालते हैं कि इस वायर के टुकड़े के कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होगा कि इस पे चार्ज मान लिया मैंने कितना, इस पे चार्ज मान लिया मैंने डी क्यू, तो के डी क्यू, डिस्टेंस पता नहीं है ये डी है ये वाई है, इसको आर मान लेते हैं, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो देखो लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, इसकी लेंथ डी वाई है, तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू बराबर क्या, लैम्डा इंटू डी वाई हो जाएगा। लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी, चार्ज बन जाएगा। ये निकल गया आपका डी क्यू। और आर कितना होगा, आर देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक्चुअल में ये हाइपोटेनस है, ये वाई है ये डी है, तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर, ये हाइपोटेनस। तो आर स्क्वायर, आर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान से समझना, नहीं आए तो पूछ लेना। वैल्यू रखो डी के डी क्यू की वैल्यू रखी मैंने अंडर रूट, सॉरी डी क्यू की वैल्यू रखी मैंने लैम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मुझे जो वायर की लेंथ दे रखी है वो थीटा की टर्म्स में दे रखी है, तो मुझे, और ये वाई जो है
एक्चुअली यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो थीटा है या वाई है। ये तो वाई को थीटा की टर्म्स में चेंज करो या थीटा को वाई की टर्म्स में चेंज करो। हमें जो रॉड की लेंथ दे रखी है वायर की, वो थीटा की टर्म्स में दे रखी है, तो वाई को भी चेंज करो थीटा में, तब आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। दो अलग अलग वेरिएबल्स को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो y को चेंज करेंगे हम लोग थीटा में। कैसे? इस ट्राइंगल में देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई डी, y बाई डी क्या tan थीटा होगा? y बाई डी tan थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? d tan थीटा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? d tan थीटा। मुझे इस dy को हटाना है, तो dy को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट इज dy बाई डी थीटा। d tan थीटा का d, ये वाला d अलग है, tan थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? sec स्क्वायर थीटा। d sec स्क्वायर थीटा। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dy की जगह तो ये वैल्यू रख दूंगा, और जहां पर y है वहां पर ये रख दूंगा, तो थीटा के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। जहां y है वहां पर रख दूंगा tan थीटा, d tan थीटा, और जहां पर dy है वहां पर रख दूंगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो रखो उसको। k लैम्डा dy की वैल्यू रखी मैंने, dy कितना आया? t sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये रूट हट जाएगा तो y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। y कितना है? d tan थीटा। तो मतलब d का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? आप देखोगे इसमें से d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको शायद याद हो कि sec स्क्वायर थीटा को ही हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी है, शायद सेकंड आइडेंटिटी है। तो k लैम्डा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा नीचे आ जाएगा d स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका? sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक d से एक d कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा? k लैम्डा बाय d इंटू d थीटा, k लैम्डा बाय d इंटू d थीटा। यहां तक क्लियर है?